हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉलिड स्टेट के फार्मूला लिस्ट बनाते हैं ना। ये तो पर्टिकुलर वीडियो है स्पेशली आईआईटी जेईई जो कि मेंस और एडवांस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, एंड जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं सॉलिड स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको आईआईटी जेईई और नीट के लिए यूज़फुल होंगे, जो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये डिटेल वीडियो नहीं होगा, यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। आप यूँ समझ सकते हो ये वीडियो वही स्टूडेंट देखे जिसने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट एक बार पढ़ा है। अगर आपने सॉलिड स्टेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये वीडियो किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ आईआईटी जेईई या नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या जो किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि जो सिलेबस है सॉलिड स्टेट का वो सेम है। बस ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा ऐड ऑन हो जाता है, 20% 30% एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, और जेई नीट की जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट जेई मेंस के अलावा जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको बीएससी एमएससी तक के चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो एडवांस का सिलेबस होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। तो जो बच्चे बीएससी में पढ़ाई करते हैं वो क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, आपको मैं सिर्फ मेन फार्मूला लिस्ट देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो आप तभी देखिएगा जब आपका सॉलिड स्टेट एक बार पढ़ के हो गया। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे पढ़नी है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन। जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हो, सॉलिड का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है। सबसे पहले आएगा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है। क्रिस्टलाइन में 4 कैटेगरीज आती हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है, आयोनिक आता है, कोवेलेंट आता है, मेटेलिक आता है। तो आपको इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे आयोनिक सॉलिड के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। आप अगर इनको लिख लो तो भी बहुत मोर देन इनफ है। आपको इसके जो पिक्चर्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री एंड टूल का जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आईडी हैंडल है, मैं वहाँ पे उनको अपलोड करने वाला हूँ। आप वहाँ से उनको सेव कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे आप सिर्फ नोट डाउन कर लो कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हो जाएगा सॉलिड का क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन के बारे में पूछा जाएगा, रिपीटिंग पैटर्न होता है, यूनिट सेल होता है, एनाइसोट्रॉपी दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एनाइसोट्रॉपी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म दिखाता है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस की बात करें, कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता, कोई यूनिट सेल नहीं होता, आइसोट्रॉपी दिखाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल लिक्विड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स, दे हैव गॉट अ ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इनका कूलिंग कर्व। ना कूलिंग कर्व कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, और यूजुअली हायर एजुकेशन में इनको पूछा जाता है कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, अगर मैं किसी अमॉर्फस कंपाउंड को सॉलिडिफाई करूं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड को अगर मैं हीट करके उसको सॉलिडिफाई करूं यानी लिक्विड बनाऊं तो उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। वक्त के साथ टेम्परेचर गिरता है, सडनली टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और फिर से। तो अगर अब्रप्ट ग्राफ आपको दिखेगा तो वो क्रिस्टलाइन का ग्राफ है, और अगर स्मूथ ग्राफ दिखेगा तो वो अमॉर्फस का ग्राफ है। इसे कूलिंग कर्व कहते हैं। प्लीज़ ये कूलिंग कर्व इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग अप टू आयोनिक सॉलिड, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस एंड लिक्विड स्टेट। सिर्फ एक्वियस और लिक्विड स्टेट में ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प होता है बट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ब्रिटल एंड हार्ड। ना कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करूं तो इनको नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है। ये मेन पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 एग्जांपल्स आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में आप पी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ चुके रहोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलरीन के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करूँ, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है यूनिट सेल क्या होता है। कोई भी जो यूनिट सेल होता है क्रिस्टलाइन में, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ पैरामीटर्स होते हैं ABC, एंगल पैरामीटर्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, यानी इस यूनिट सेल का जो लेंथ होगा वो A, B और C, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और इसमें 3 एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको वो 3 एंगल पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आता है यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट सेल का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव में जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। 7 मेन क्लासेस होती हैं जिसको याद रखने का निमोनिक्स में आपको बता देता हूँ। क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी या रहेगा। क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। अब इसमें C स्टैंड फॉर क्यूबिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। तो क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी ना। इसके अलावा सेंटर्ड पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, जिसको बेस सेंटर्ड क्यूब भी कहा जाता है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना 2 चार्ट्स दिए हुए हैं। कैन यू सी दिस चार्ट एंड कैन यू सी दिस चार्ट। पहले वाले चार्ट में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग क्यूबिक सेल्स में
कितने टोटल वेरिएशन हैं। जैसे बॉडी क्यूबिक में 3 वेरिएशंस होते हैं, एक तो प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, ट्राई क्लिनिक में एक ही होता है, मतलब प्रिमिटिव ही है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, टेट्रागोनल में 2 हैं, हेक्सागोनल में 1 है, रोम्बोहेड्रल में 1 है। ठीक है, ये तो हो गया टोटल वेरिएशन ना। इसके अलावा जो स्टूडेंट जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और जो हायर एजुकेशन में हैं, उनको प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए। जैसे हम जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं तो C4 एक्सेस क्या होता है, C3 एक्सेस क्या होता है, C2 एक्सेस क्या होता है और कितने होते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री ना, मैंने यहाँ ना एक लिस्ट बना दी है, ये आपको मैं फार्मूला लिस्ट दे रहा हूँ, इसको बाय हार्ट कर लेना। आपको 3 2 1 4 2 1 1, मतलब अगर कोई पूछे क्यूबिक कितना होता है तो 3, टोटल वैरायटी 3 3 2 1 4 2 1 1, तो ये तो हो गया टोटल वैरायटी, टोटल वेरिएशन। अगर इसमें कोई पूछे प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ कितने होते हैं, तो 9103577 9103577, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सीक्वेंस याद रखना, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। उसके अलावा एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो 13103577, मतलब 9 और 13 में ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सब में एक होगा, तो 1 1 1 1 1 1 1। अब टोटल सिमेट्री अगर एलिमेंट्स देखा जाए तो यहाँ पे 23 आता है क्यूबिक में और 1 आता है आपका ट्राइक्लिनिक में। तो मोस्ट सिमेट्रिकल विल बी क्यूबिक एंड द लीस्ट सिमेट्रिकल विल बी ट्राइक्लिनिक। इस पार्ट को बहुत अच्छे से बना के लिख लेना, ये नीट में नहीं पूछा जाएगा, MST CET में नहीं पूछा जाएगा, ये अक्सर जेई मेंस में और जेई एडवांस में आ सकता है। एडवांस में आने के इसके अच्छे खासे चांसेस हैं। और जो बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हायर एजुकेशन के एग्जाम्स होते हैं BSc MSc से रिलेटेड, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और, आपने सिंपल क्यूब के बारे में पढ़ा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में पढ़ा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में पढ़ा होगा। तब आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड जिसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते थे, रिलेशन बिटवीन A एंड R, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है आपका सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। बॉडी सिंपल क्यूब में 52% होता है, बॉडी सेंटर्ड में 68, फेस सेंटर्ड में 74। दूसरा आपको याद रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सिंपल क्यूब में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में होते हैं 4। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन A एंड R, इस पब पे न्यूमेरिकल बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो है इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से ले सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा रिलेशन बिटवीन A एंड R, A और R का रिलेशन क्या है, मैंने अलग अलग यहाँ रिलेशन मेंशन कर दिए हैं। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बॉडी सिंपल क्यूब में नियरेस्ट नेबर क्या है, बॉडी सेंटर्ड में नियरेस्ट नेबर क्या है, फेस सेंटर्ड में नियरेस्ट नेबर क्या। अब हम अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, किसी भी सिंपल क्यूब में, कोई वो बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो या सिंपल क्यूब हो, अगर वो क्यूबिक सिस्टम है तो उसमें बॉडी सेंटर्ड का, बॉडी डायगोनल का फार्मूला होता है √3a, ये बॉडी डायगोनल है, और फेस डायगोनल का फार्मूला होता है √2a। इन दोनों फार्मूले को याद रखना। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, आपने पढ़ा होगा। अगर कोई प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। अगर कोई एज पर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। और अगर कोई फेस के बीचों बीच प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो अगर मुझे ये पता करना हो किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, तो उसका जो फार्मूला होगा वो ये फार्मूला होगा। देखिए मेरे पीछे छुपा हुआ फार्मूला है ये, this will be the formula, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर डिवाइडेड बाय 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 8। नंबर ऑफ एजेस, कितने पार्टिकल्स हैं जो एजेस पे बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं हर क्यूब में एजेस पे कोई पार्टिकल होगा, तो कितने पार्टिकल्स हैं जो कॉर्नर एजेस पे हैं, डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस, फेस पे जितने पार्टिकल्स हैं, कितने फेसेस हैं, 6 होते हैं, तो कितने फेस पे पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे जो सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स का यहाँ से पता चलता है, ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कितने पार्टिकल्स होंगे, 8 पार्टिकल्स होंगे, तो डिवाइड बाय 8 कर दो तो आंसर 1 आएगा। नंबर ऑफ एजेस, 12 एजेस होते हैं, 12,
12 एजेस, 4 एजेस ऊपर के होंगे, 4 यहाँ के होंगे, 4 नीचे, डिवाइड बाय 4 कर दो। अगर सब एजेस में कोई पार्टिकल बैठा है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो। अगर फेसेस होते हैं मेरे पास 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर उधर इधर, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर 3 आएगा। सेंटर कितना होता है, एक ही होता है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, वॉइड्स। हमारे पास कितनी वॉइड होती हैं। अगर मेरे पास कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास वहाँ पर वॉइड जो निकल के आती है 2 डायमेंशनल वॉइड होती है जिसको ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर वॉइड कहा जाता है, और 3 डायमेंशनल वॉइड होती है जिसको ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक और टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो मैंने इस पेज पे दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने वेरिएशन है इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, AR का रिलेशन कितना है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स के लिए रेडियस रेशियो रूल। जो आयोनिक सॉलिड्स बनते हैं उसमें एक कटायन होता है और उसमें एक अनायन होता है। अब कटायन और अनायन जरूरी नहीं हमेशा सेम साइज़ के होंगे, कभी कटायन बड़ा हो सकता है तो अनायन छोटा होगा, अनायन बड़ा होगा तो कटायन छोटा होगा। तो हमने यहाँ रूल पढ़ा है कि जो छोटा आयन होता है, जो छोटा आयन होगा, स्मॉल आयन, उसका रेडियस डिवाइडेड बाय लार्ज आयन का जो रेडियस होगा, अब लार्ज आयन कुछ भी हो सकता है, तो इनका जब हम रेडियस का रेशियो निकालते हैं तब हमें डिपेंडिंग अपॉन उनका रेशियो क्या आता है हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। याद रखना जो भी लार्ज आयन होता है वो मेन क्यूब बनाता है, और जो स्मॉलर आयन होता है वो हमेशा वॉइड्स में जाकर बैठता है। तो अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में आएगा तो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बनाता है। याद करो ट्रायंगुलर वॉइड इस तरीके से आपने पढ़ी होगी। अगर 0.225 से लेकर 0.414 तक आता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रॉन आपने बनता हुआ देख पढ़ा होगा। अगर 414 से 0.732 तक आता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 0.732 से अगर 1 आता है तो क्यूबिक वॉइड, जिसको BCC स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये रेडियस रेशियो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इसकी वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट रखनी है एट एनी कॉस्ट। देखो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ बकवास की जो सॉलिड स्टेट की है वो चीज़ें ला के नहीं दे रहा हूँ, जो मेन चीज़ें हैं वही याद रखनी है। उसके बाद आते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। अब पैकिंग इन सॉलिड 2 डायमेंशन भी होती है, 3 डायमेंशन भी होती है। 2 डायमेंशन में ए टाइप अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, इस तरीके का जो अरेंजमेंट आपने देखा होगा, ये टाइप का अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं ए टाइप, जिसको स्क्वायर पैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो तो पता चलता है कि उसके अगल बगल में 4 पार्टिकल्स कांटेक्ट में होते हैं। अगर ए टाइप का है तो उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से अगर एटम्स होंगे तो अगली लेयर इस तरीके से आएगी, फिर ये लेयर इस तरीके से आएगी, फिर अगली लेयर इस तरीके से आएगी। तो ऐसी अगर हमारे पास लेयर आती है हम उसे हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अगर मैं 3D में जाता हूँ, 3D में, ठीक है, तो ए टाइप वापस से रिपीट होता है, पर अब उसको क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे जिसको हम सिंपल क्यूब कहते हैं। और ए बी दोबारा रिपीट होता है जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसको HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ABC टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ABC हम उसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, जिसको CCP या FCC नाम दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन CCP और FCC पे बनते हैं। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहा जाए या फेस सेंटर्ड क्यूब कहा जाए, एक ही बात होती है। अब ये याद रखना ABC किसे कहते हैं, AB किसे कहते हैं। बहुत बार JEE में और नीट में या हायर एजुकेशन में इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज में यहाँ पे निकल के आता है डेंसिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल का फार्मूला, नंबर यूनिट सेल का दूसरा फार्मूला, और नंबर ऑफ़ एटम्स का। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप उसको देखेंगे मैंने उस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं इन फार्मूलेज के बारे में। आप कैसे डेंसिटी ऑफ ए क्यूब निकालते हो, कैसे नंबर ऑफ़ यूनिट सेल को कैलकुलेट करते हो। फार्मूला बता देता हूँ। जब भी किसी यूनिट्स क्यूब का अगर आपको डेंसिटी पता करना हो तो मोलार मास ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कल को कहूँ मेरे पास NaCl का क्यूब है, तो मुझे बताओ NaCl का मोलार मास कितना है, मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय NaCl के क्यूब में Na कितने प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन दी यूनिट सेल ऑफ X, प्लस अगर Cl है, NaCl कहा ना, तो मोलार मास ऑफ Cl मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने एटम्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ए क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो।
वॉल्यूम ऑफ योर क्यूब। तो ये फार्मूला आप किसी भी यूनिट सेल के लिए यूज़ कर सकते हो अगर निकालना हो। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताओ नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये डेंसिटी, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, नंबर ऑफ़ एटम्स, इनको रिवाइज कर लेना। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे या नॉर्मल वीडियो सेक्शन में भी जाके देखोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जेई में और नीट में। तो जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, पर जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल की, उनके लिए भी ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर z कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैंने अगली स्लाइड में बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। हाँ, z कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा अगर सिंपल क्यूब है, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, अगर आयोनिक सॉलिड है जैसे सीजियम क्लोराइड, NaCl, ZnS, सी कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, तब आपका z का वैल्यू कटायन का अलग होगा, अनायन का अलग होगा। पर अगर सिंगल एटम का बना हुआ है, जैसे कल को कोई कह देगा आयन सिंपल क्यूब बनाता है, तो आयन अकेला है तो y वाला पार्ट ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आयन बचेगा। तो मास ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन। अगर कोई कहेगा NBCC बनाता है तो मोलार मास ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन। कोई कहेगा आयन FCC बनाता है, मोलार मास ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयन। तो अगर सिंपल, अगर मोनो एटॉमिक क्रिस्टल है, क्यूब है, एक ही एटम का है, तो आप ये फार्मूला z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दैट इज सिंपल क्यूब के लिए 1, बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4। फॉर आयोनिक सॉलिड z प्लस एंड z माइनस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चर, यानी zx एंड zy इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो 11th-12th में है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता जाता है सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये दो स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं आएंगे तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉलिड स्टेट की मेरी प्लेलिस्ट दे देता हूं, आप वहां से पढ़ सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं बाकायदा पूरी सॉलिड स्टेट की एक प्लेलिस्ट, एक बहुत अच्छी खासी प्लेलिस्ट मेरे आने वाले ऐप पे लॉन्च कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, जहाँ पे इन डिटेल आपको पूरा सॉलिड स्टेट मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस लेवल आपको मिलने वाला है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो NaCl जो है आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब सीजियम क्लोराइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, सीजियम कितना होता है 1, क्लोरीन कितना होता है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होता है। तो Z ऑफ कटायन इज़ 1, Z ऑफ अनायन इज़ 1। हमने यहाँ पे जो Z प्लस और ZX और ZY लिखा है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ X एटम, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ Y, तो वो आप यहाँ से, अब वहाँ पे आप कटायन अनायन लिख सकते थे तो भी चलता अगर आयोनिक सॉलिड होगा तो यहाँ पे Z का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ याद क्या रखनी है, एक यूनिट सेल में एक सीजियम क्लोराइड होता है, एक यूनिट सेल में, और ये BCC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा, NaCl को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है और क्लोरीन FCC का क्यूब बनाता है। तो क्लोरीन के 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और सोडियम के भी 4 एटम होते हैं। तो एक NaCl के क्यूब में 4 NaCl होते हैं। तो Z ऑफ कटायन 4 होता है, यानी नंबर ऑफ़ कटायन 4 होता है, नंबर ऑफ़ अनायन एटम्स भी 4 होता है। दूसरी यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपने सीखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो NaCl में कटायन का और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 6:6 होता है। कटायन का Na+Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, ये याद रखना। लेकिन अनायन का अनायन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, NaCl का स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन इज़ a/2, एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओगे, आपको बहुत क्वेश्चन इस पर दिखेंगे।
आगे चलते हैं, अगला है ZnS जिंक सल्फाइड का, जिसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है। ये जिंक ब्लेंड है विच इज़ सिमिलर टू डायमंड, ये डायमंड के जैसा होता है। इसमें जिंक ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, सल्फर FCC बनाता है। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी हैं। तो जिंक के 4 एटम्स होते हैं और सल्फर के 4 एटम होते हैं। तो एक यूनिट सेल में 4 जिंक सल्फाइड, इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। क्या कहते हैं इसको? फार्मूला यूनिट, यानी एक यूनिट सेल में क्या फार्मूला है, तो 4 जिंक सल्फाइड है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, किसका किसके रिस्पेक्ट में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्लीज़ इसको बाय हार्ट कर लेना, ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। फिर कैल्शियम फ्लोराइड जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, सोडियम ऑक्साइड जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल में मेंशन कर लिया है। कैल्शियम FCC बनाता है, फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, सोडियम टेट्राहेड्रल में होता है तो ऑक्सीजन FCC बनाता है। और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होते हैं ये यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि आप अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे फ्रीज़ करके लिख सकते हो, पॉज करके। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना खुद का नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो पार्ट है हमारे पास वो होता है ZnS का रुडजाइड स्ट्रक्चर। तो याद रखना जिंक सल्फाइड के 2 होते हैं, एक होता है जिंक ब्लेंड, एक होता है रुडजाइड स्ट्रक्चर। अब इसका भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है और सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र HCP बनाता है, और जिंक हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मूविंग अप टू नेक्स्ट, अगले कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं ये नीट के बच्चों अगर ना पढ़ें तो भी चलेगा, पर JEE मेंस और एडवांस के बच्चे और हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए है। जैसे टिटेनियम ऑक्साइड का रूटाइल स्ट्रक्चर, परवॉक्साइड स्ट्रक्चर, कैडमियम आयोडाइड का स्ट्रक्चर, कोरोंडम का स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्पीनियल एंड इन्वर्स स्पीनियल का स्ट्रक्चर। ये आपके नीट के स्टूडेंट्स के लिए इतना यूज़फुल नहीं है। नॉर्मल स्पीनियल और इन्वर्स स्पीनियल तो नीट के बच्चे पढ़ सकते हैं, परवॉक्साइड, कैल्शियम, कैडमियम आयोडाइड और टिटेनियम ऑक्साइड नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, यानी जो हायर BSc MSc कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर तो नेट में, गेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं जिससे आपको याद रहे। टिटेनियम ऑक्साइड में रूटाइल, जिसमें टिटेनियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाया जाता है, डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर्ड होता है, नॉट अ परफेक्ट बॉडी सेंटर। टिटेनियम के अगल बगल में 6 ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन के अगल बगल में 3 टिटेनियम होते हैं। परवॉक्साइड स्ट्रक्चर जो होता है वो मिक्स स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम टिटेनियम ऑक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक कटायन और एक ऑक्सीजन आपका FCC बनाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन FCC बनाता है और टिटेनियम जो यहाँ प्रेजेंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन ने बनाई होती हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि ऑक्सीजन ने बनाई होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद में कैडमियम आयोडाइड का जो लेयर होता है वो HCP होता है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। देखो आयोडीन का A लेयर, आयोडीन का B लेयर, आयोडीन का A लेयर, आयोडीन का B लेयर, आयोडीन का A लेयर, आयोडीन का B लेयर। तो AB टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका कैडमियम ऑल्टरनेट लेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर इस आयोडीन की लेयर के बीच में है, इस आयोडीन की लेयर के बीच में होगा तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे आपका कैडमियम आयोडाइड का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर। कोरोंडम की अगर बात करूं तो जैसे ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन HCP बनाएगा, तो आपका जो एल्यूमिनियम होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये इसमें 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका एल्यूमिनियम बैठता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम के HCP के बारे में कुछ लिखा, इससे पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया। HCP में 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 पार्टिकल्स, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं नॉर्मल स्पीनियल एंड इन्वर्स स्पीनियल की। ये जो होता है B2O4 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें A+2 होता है, B+3 होता है और आपके पास ये -2 टाइप होता है, ठीक है। अब इसको बनाने के ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जिनको हम ऑक्साइड स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तो 2 अलग अलग मेटल एटम्स होंगे, एक +2 में होगा, एक +3 में होगा। नॉर्मल स्पीनियल में A+ आपका टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई करता है और B3+ आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। A का एक एटम होता है, B के 2 एटम्स होते हैं और FCC बनाने वाला ऑक्सीजन होता है, जिसके 4 एटम होते हैं। तो 1:2:4 का रेशियो होता है। लेकिन इन्वर्स स्पीनियल कंपाउंड जो होते हैं, जहाँ इन्वर्स स्पीनियल कंपाउंड्स आते हैं, वहाँ पर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में था, अब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है, पर क्वांटिटी उतनी ही रहेगी।
जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था वो स्प्लिट हो जाता है, वो ऑक्टाहेड्रल में भी रहता है और टेट्राहेड्रल में भी रहता है, पर क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, 2 ही एटम होंगे, और ऑक्सीजन अभी भी FCC बनाता है। अब मैंने ना इस पे नॉर्मल स्पिनियल और इन्वर्स स्पिनियल पे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, डिटेल वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप एडवांस की और मेंस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये इसका ऑप्शन ही नहीं है, आप इसको पढ़ के ही जाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है डिफेक्ट्स के बारे में। मुझे ज़रूरत नहीं है डिफेक्ट्स के बारे में सब बताने में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं, इनको बर्थेलॉइड्स डिफेक्ट कहते हैं। स्टोक्योमेट्री में वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट्स होती हैं। इनमें नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला, और नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला, आप मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन फॉर्मूलेस का डिटेल पढ़ लिया होगा, इन फॉर्मूलेस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। उसके बाद में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफेक्ट्स का पूरा पार्ट आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन या तो डिफेक्ट्स पे आते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये वाले पार्ट से आते हैं। तो जो जेई नीट का सेक्शन है या जो अपर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का सेक्शन है, ये फॉर्मूलेस और स्ट्रक्चर्स, ये पूरा स्ट्रक्चर्स हायर एजुकेशन में, ये फॉर्मूलेस लोअर एजुकेशन में जेई नीट वालों के लिए, और डिफेक्ट्स तो दोनों में कॉमन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट में, इनके फेवरेट पार्ट टॉपिक्स होते हैं। अब मेटल एक्सेस में ड्यू टू मिसिंग आयन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, जिसमें F सेंटर के बारे में पढ़ लेना। फिर मेटल डेफिशिएंसी, ये जो मेटल डेफिशिएंसी है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है कि इसको कैसे करते हैं, और इवन मैं डिफेक्ट्स का भी, डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कितनी होती हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप डिफेक्ट्स भी वहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने वहाँ पे पढ़ा है, यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, वो पेड वीडियो नहीं है, फ्री वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद में आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है। मैग्नेटिज्म क्या होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। और उसके बाद में आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद रखना है। हाउ डू यू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। म्यू का वैल्यू n/n+2, ये बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, दिस इज द यूनिट। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू का वैल्यू, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा म्यू का वैल्यू, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी n का वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये आपको ना डी ब्लॉक में भी सिखाया जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में भी सिखाया जाएगा, जो यहाँ पर भी काम आता। इसके बाद आपको याद रखना है मैग्नेटिज्म एंड टेम्परेचर, जैसे नील टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मैग्नेटिज्म पे, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी पे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म पे या मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। तो अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रैपिडली उसकी मैग्नेटिज्म गिरती है और वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। पैरामैग्नेटिक तो नॉर्मली धीरे धीरे मैग्नेटिक टेम्परेचर के साथ उसका मैग्नेटिज्म कम होता जाता है, बट एंटी फेरोमैग्नेटिक पहले वो मैग्नेटिज्म उसका बढ़ता है और फिर वो भी पैरामैग्नेटिज्म जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो ये आपको नील टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडवांस के बच्चे हैं या जो हायर एजुकेशन वाले हैं, वो है हिस्टेरिसिस लूप। Now what is hysteresis loop? Hysteresis loop is induced magnetic field versus applied magnetic field. अगर एक सब्सटेंस है जिसमें मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसमें क्या असर होता है। अब हिस्टेरिसिस लूप का भी वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद आता हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे। व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर, जिसको हम कहते हैं बैंड थियरी। नाउ बैंड थियरी पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर, पर जितने क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स पर पूछे जाते हैं। अब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता करना है, और आपको डिटेल में पढ़ना है पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने ये पढ़ लिया होगा। ये तो आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक उठा लो या कोई भी रेफरेंस बुक्स में उठा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर जो आते हैं, इवन सीईटी से लेके नीट, जेई, जैम, गेट, नेट, सेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ गिरती है, सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती है, और सुपर कंडक्टर की सडनली कम हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया।
इसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफ फॉर्मूलेज पे जो कि हायर एजुकेशन वालों के लिए और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। सबसे पहले आता है ब्रैग्स लॉ, ये तो हर कोई पढ़ सकता है, जेईई मेंस वाला, एडवांस वाला, बीएससी एमएससी वाले। ब्रैग्स लॉ के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक से। इसके बाद में मिलर इंडाइसेस ना, मिलर इंडाइसेस पे जेईई में मेंस में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में तो आता ही आता है, नो ऑप्शन। जिसमें हम मिलर इंडाइसेस को एचकेएल कहते हैं और इनको जो पीक्यूआर मैंने लिखा है इसको हम वीज इंडाइसेस कहते हैं, इनको हम वीज इंडाइसेस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है मिलर इंडाइसेस क्या होता है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस का। इस पे एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना। इंटरप्लेनर का एक्चुअल फार्मूला होता है ये, बट अगर क्यूबिक सिस्टम है तो आप इस फार्मूले को ऐसे कवर कर सकते हो फॉर ए क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम वो होता है जहाँ पे लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा ना। इस फार्मूले तक आपको याद रखना है जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं आगे ये मैंने जो फार्मूले यहाँ लिखे हैं ये आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस वालों के लिए नहीं है। ये सारे आगे के फार्मूले सिर्फ बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो आपका यहाँ तक ही पार्ट है ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडाइसेस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। नाउ जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं आपको ये अभी हम इस डी को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है ऐसा। फिर साइन थीटा को यहीं रखते हैं और बाकी सबको वहाँ लेके जाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम एक्सआरडी, एक्सरे डायफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अगर दो प्लेन है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा उसका फार्मूला ये यहाँ पे है, ये याद रख लेना। साइन 1 अपॉन साइन 2, साइन थीटा का आप जो फार्मूला देख रहे हो ना, ये साइन देख रहे हो आप, अगर मैं इसमें डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो साइन 1 अपॉन साइन 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन थीटा 2। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये स्पेशली बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। सिंपल क्यूबिक सेल में साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दैट इज़, इसको हम x कहते हैं, और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये। तो सिंपल क्यूबिक में साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1x, मतलब इसका वैल्यू या तो 1 होगा, या तो इसका वैल्यू 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विल बी आइदर 1 2 3 4 5 और ये x वहीं पे रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर अ सिंपल क्यूब विल बी 1x 2x 3x 4x 5x, मतलब h k l विल बी एन इवन ऑड कॉम्बिनेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर BCC है तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा का आपने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, या x जो है ना, ये x होता है n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी आइदर 2x 4x 6x 8x 10x, यानी h प्लस k प्लस l विल बी एन इवन नंबर। इनको ऐड कर लोगे ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये आपको एक इवन नंबर ही देगा, 8 2 4 6 8 10, करेक्ट। फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए साइन स्क्वायर थीटा का जो ऑप्शन होगा 3x 4x 8x 11x, h k l विल बी आइदर इवन नंबर और ऑड नंबर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन। हम जब मिलर इंडाइसेस पढ़ते हैं तो हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो किसी भी दो सक्सेसिव प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम a/2 कहते हैं फॉर अ सिंपल क्यूब। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको याद रखनी है वो है बॉर्न-लांडे इक्वेशन। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर बीएससी के बच्चे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉर्न-लांडे इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज़ बॉर्न-लांडे इक्वेशन? इट स्पीक्स अबाउट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? हाउ डू यू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी? डेल्टा यू माइनस एवोगैड्रो नंबर, चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन नेगेटिव इंटू ई स्क्वायर इंटू मेडुलन कॉन्स्टेंट अपॉन 4πε0 इंटू r0 इंटू n-1 अपॉन n। इसका भी डेरिवेशन का मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट की मेन चीज़ें जितनी मेन चीज़ें हैं, इवन मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स, आप अगर मेरा सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट भी ओपन करोगे आपको बहुत सारे वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट ले सकते हो, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। देखो बहुत सारे वीडियो जो हैं पुराने हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। जब मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी नया था और जब मैंने यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया था, शुरू किया था, तो हो सकता है आपको उतना इंटरेस्ट ना आए, साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि बोर्ड छोटा हो, हैंड राइटिंग छोटी हो, या मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि वक्त के साथ हम सब चेंज होते हैं।
फिर भी आप देखो अगर आपको पसंद आता है तो। अदरवाइज़ आप थोड़ा और वेट कीजिए, आने वाले टाइम में हम आपको पूरा एंटायर सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट मुहैया करा देंगे एंड आप उस पूरी प्लेलिस्ट से पूरा एंटायर सॉलिड स्टेट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ सकते हैं ना। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक बता देता हूँ, बुक्स फॉर रेफरेंस। आपको अगर सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सबसे बेसिक है। एनसीईआरटी में पर आपको सब चीज़ नहीं मिलेगी। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं एनसीईआरटी का सॉलिड स्टेट का रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। फिर आप के.एस. वर्मा पढ़ सकते हो, ये कंप्लीट बुक है, आपको इसमें से सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ओ.पी. टंडन पढ़ सकते हो, विच इज़ अगेन अ गुड बुक। ओ.पी. टंडन को आप रेफ़र कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए एंड एमसीक्यूज़ के लिए आप रेफ़र कर सकते हो। के.एस. वर्मा को आप थ्योरी के लिए रेफ़र कर सकते हो। आपको जे.डी. मिल जाएगा। जे.डी. इज़ रियली अ गुड बुक फॉर स्ट्रक्चर्स। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पूरी शर्मा पठानिया बहुत अच्छी बुक है, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। और के.एल. कपूर इज़ ऑल्सो अ रियली गुड बुक। तो ये कुछ बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जिस पे आप सॉलिड स्टेट पढ़ सकते हो और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस सेम है, बस आपका फ़र्क ये होगा कि आपको थियोरेटिकल बहुत पढ़ना होगा। आईआईटी, जेईई, नीट और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है बीएससी एमएससी के, उनके लिए आपको फार्मूला लिस्ट बाय हार्ट होनी चाहिए। जाते जाते फिर से मैं कह रहा हूँ, आप ये सारी फार्मूला लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो या आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री अनटोल्ड के इंस्टाग्राम आईडी से। आप वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम को आईडी ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको दिख जाएगा कि सॉलिड स्टेट के सारे ये जो फार्मूला लिस्ट है इसका मैं स्नैपशॉट वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट को देख लेना, मैंने सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।